हेलो दोस्तों, चलो बात करते हैं अगले टॉपिक की, स्पेक्ट्रोस्कोपी के। अभी दिसंबर में देखो, दिसंबर के क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं हो रहे हैं। कितने क्वेश्चन, 20 मार्क्स का स्पेक्ट्रोस्कोपी पूछ लिया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। The G factor of the H1 and 13C are 5.6 and 1.4 respectively. The same value of the magnetic field strength. If H1 NM are resonant at, आपको इंस्ट्रूमेंटल ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, 13C की इंस्ट्रूमेंटल ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भैया। सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपको आना चाहिए। एक काम कीजिए, पहले वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई कीजिए। आपका जो भी आंसर आए ना, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ डिफिकल्ट है नहीं। बाद में हम सॉल्व करते हैं। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला आना चाहिए। पहले तो काम कीजिए, आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए। आपको ये क्वेश्चन लिख लेना है, मैं इसको अभी जूम इन कर दूंगा। चलो, आप सब लोगों ने ये क्वेश्चन लिख लिया होगा। मैं एक कॉन्सेप्ट आपको करवा दूं। एक कॉन्सेप्ट है भैया, आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो देख लीजिए। एक कॉन्सेप्ट है, आपने ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम पढ़ा है। ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम ESR यानी कि इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, या तो EPR भी बोलते हैं इसे। उसमें हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है भैया। कौन सा? तो कि डेल्टा E इज इक्वल टू G बीटा H। क्या होता है? G बीटा H होता है। और यहाँ पे ये जो एनर्जी का डिफरेंस है ना, एनर्जी का डिफरेंस है वो किसका है भैया? आप जानते हैं, हम इलेक्ट्रॉन, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे ना कि स्प्लिटिंग हो रहा है, ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हो रहा है T2G और EG ऑर्बिटल में। D ऑर्बिटल है तो इसका स्प्लिटिंग किस में होता है भैया? T2G और EG। ये मान लीजिए ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग हुआ था, T2G और EG में हुआ। तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस, उसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा E। उसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा E कहते हैं। ठीक वैसा ही इधर देखना है, ठीक वैसा ही है इधर। मान लीजिए म्यू आई क्या है भैया? म्यू एस इलेक्ट्रॉन स्पिन, म्यू एस एंड म्यू आई। ये पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल किसके बेस पे डिपेंडेंट है? तो कि न्यूक्लियर स्पिन यानी कि हम जो NMR में न्यूक्लियर स्पिन, न्यूक्लियस की स्पिन अप या डाउन और इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन दोनों इंटरैक्ट करती है एक दूसरे में और हाइपरफाइन स्प्लिटिंग लाइन देती है। क्या देती है? हाइपरफाइन स्प्लिटिंग लाइन देती है। तो ठीक वैसे ही भैया, ठीक वैसे ही म्यू एस, मान लीजिए उसका स्प्लिटिंग हुआ किस में भैया? उसका स्प्लिटिंग +1/2 और -1/2 में होता है। +1/2 और -1/2 में। आप जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन या तो अप स्पिन होती है या तो डाउन स्पिन होती है। ठीक वैसे ही यहाँ मान लीजिए, यहाँ चलो यहाँ +1/2 रखिए ना, ये वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे -1/2 रख दीजिए। ये दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है ना, उसे हम कहते हैं G बीटा H। क्या कहते हैं? G बीटा H कहते हैं। ये सिंपल बेसिक है भैया। हमें फॉर्मूले की जरूरत है भैया, फॉर्मूले से ही 4 मार्क्स का आते हैं। डेल्टा E इज इक्वल टू G बीटा H। G क्या है मालूम है आपको? G लिंडे स्प्लिटिंग फैक्टर है, लिंडे स्प्लिटिंग फैक्टर है। इसकी वैल्यू आपको दे देते हैं, या तो आपको फाइंड करनी होती है, या तो दे देंगे या तो फाइंड करनी होती है। दूसरा है B, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। दूसरा B है स्प्लिटिंग फैक्टर। वो कांस्टेंट है। वो क्या है? कांस्टेंट है। उसकी वैल्यू आपको दे देते हैं। यदि नहीं दी होती है तो कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं, वो तो आपको याद होगी। H क्या है? H अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। H यानी कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो, ये सिंपल एक फॉर्मूला है भैया। अब मुझे क्या जरूरत है, मैं ये फॉर्मूले में थोड़ा मॉडिफिकेशन करता हूँ। E इज इक्वल टू H न्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? एनर्जी इज इक्वल टू H न्यू लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ एनर्जी है ना, उसकी जगह H न्यू लिख देता हूँ। यहाँ H न्यू लिख दिया, इज इक्वल टू G बीटा H आ गया, G बीटा H आ गया। तो फाइनल फॉर्मूला मुझे चाहिए सिर्फ वेव फ्रीक्वेंसी न्यू। क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी चाहिए न्यू। तो G बीटा H अपॉन स्मॉल h हो जाएगा, G बीटा H अपॉन
स्मॉल h हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना। अब मैं क्या कहता हूँ मालूम है आपको, आपको जी फैक्टर दिया हुआ है, देखो जी फैक्टर आपको दे दिया हुआ है ना, इधर दिखाई दे रहा है आपको जी फैक्टर। H1NMR के लिए जी फैक्टर दिया हुआ है, 13C के लिए भी जी फैक्टर दे दिया हुआ है, 13C के लिए भी जी फैक्टर दिया हुआ है। यहाँ आपको जो दिया हुआ है ना, ये जो आपको दिया हुआ है ये है क्या, ये इंस्ट्रूमेंटल ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि ν1 है, न्यू दिया हुआ है। चलो जो भी दिया हुआ है ना उसको पहले तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जो भी दिया हुआ है उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसकी ज़रूरत है नहीं, जाने दूँ। यहाँ पे मुझे जो दिया हुआ है वो लिख लेता हूँ। क्या दिया हुआ है, पहले तो जी, पहले तो मैं H1NMR के लिए लिखूँ, H1NMR के लिए लिखूँ, उसके लिए मुझे जी दिया हुआ है तो मैंने पर्टिकुलर ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करना है आपको, ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करना है H1NMR के लिए। और दूसरा पोर्शन आपको 13C NMR के लिए दिया हुआ है। इसके जो भी पैरामीटर है उसको 1 कह दो, इसके जो भी पैरामीटर है उसको 2 कह दो। तो इसके गायरोमैग्नेटिक रेशियो या तो जी फैक्टर को मैंने G1 कह दिया, और इसकी वेव फ्रीक्वेंसी दे दी हुई है तो उसको मैंने ν1 कह दिया। क्या कह दिया, G1 कह दिया, ν1। इसके लिए हाइड्रोजन H1Na के लिए किया दिया 5.6 दिया हुआ है, और ν1 इसके लिए 600 मेगाहर्ट्ज दी हुई है। क्या हुआ है, 600 मेगाहर्ट्ज दी हुई है। दूसरी बात, इसकी फैक्टर को जी फैक्टर को मैंने G2 कह दिया, वेव फ्रीक्वेंसी को ν2 कह दिया। क्या कह दिया, G2 और ν2 कह दिया। इसके लिए G2 हमें 1.4 दिया हुआ है, और ये हमें फाइंड करनी है, और ये हमें फाइंड करनी है। आइए कैसे फाइंड करते हैं, देखो इधर देखो ना भैया, इधर देखो, आपको सिर्फ एक बात पता होनी चाहिए, कौन सी वाली, मान लीजिए ये वेव फ्रीक्वेंसी न्यू है ना, वो जी फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है कि नहीं है। अरे वी न्यू जी फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है कि नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं ना। ये सभी हमें दिया नहीं हुए तो मैंने इसे ले लिया कांस्टेंट, मैंने इसे क्या ले लिया, कांस्टेंट। ये सभी वैल्यू अभी कांस्टेंट ले ली, कोई वेरिएबल है नहीं तो कांस्टेंट ले ली। चलो तो बचा कौन, तो वेव फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है और जी भी चेंज हो रहा है, तो न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, ऐसा लिख सकते हैं हम। हाँ भैया लिख सकते हैं। तो मुझे लिखना है ये दोनों के लिए, ये दोनों के लिए यदि मुझे लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे कि ν1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G1 एंड ν2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G2। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। हाँ भैया, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दूँ, इसको 1 और इक्वेशन नंबर 2 कह दूँ। आइए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अब हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे मैं आपको कह दूं कि मैं इक्वेशन नंबर 2, ध्यान से देखना, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दूंगा ना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 यानी कि ν2 डिवाइडेड बाय ν1 करना है इज इक्वल टू G2 डिवाइडेड बाय G1 लिख सकते हैं। हाँ ना बता दो सिर्फ, चलो हाँ ना बता दीजिए आप, हाँ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है ना, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। तो ν2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G2, ν1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G1, ऐसा हमने लिख दिया। अब क्या यहाँ जो है ना बचा वो कीमत रख दीजिए, यहाँ पे सिर्फ कीमत रखनी है, ν2 फाइंड करना है, रहने दीजिए। ν1 600 मेगाहर्ट्ज, तो ये 600 मेगाहर्ट्ज लिख दीजिए, 600 मेगाहर्ट्ज लिख दिया। दूसरी बात, G2 दिया हुआ है 1.4, G2 1.4, G1 कितना है 5.6, G1 5.6। अब तो सिंपल बात, एक ही बात सिंपल, कौन सी वाली, तो ऐसा लिख दो ना कि ν2 हमें फाइंड करना है, तो 600 हर्ट्ज को जाने दीजिए, 600 मेगाहर्ट्ज इंटू 1.4 डिवाइडेशन में 5.6, डिवाइडेशन में 5.6। देखो ये नेट का क्वेश्चन है। अब तो नेट में कैल्सी आ गया है, लेकिन पहले नेट में कैल्सी नहीं आता था, पहले कैल्सी नहीं आता था। तो क्या था, इतना सिंपल मैथ्स तो सबको आता है भैया, इतना सिंपल मैथ्स तो सबको आता है ना। मान लीजिए यहाँ 56 है, डिवाइडेशन में 14 है, तो इसका आंसर क्या आता है 4। तो ठीक वैसे ही 14 है,
इसके डिवाइडेशन में 56 है तो इसका आंसर 1/4 आएगा। क्या आएगा? 1/4। तो यह 1.4 5.6, इसका आंसर क्या आएगा? 4। अरे 4 ही आता है। तो 600 डिवाइडेड बाई 4, 600 डिवाइडेड बाई 4 का आंसर भी आपको मालूम है, न्यू2 इज इक्वल टू 150 मेगाहर्ट्ज आएगा। 150 मेगाहर्ट्ज, क्या ऐसा ऑप्शन है? चेक करो। अरे सिंपल बात है भैया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, कुछ करना ही नहीं था। ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 3, 150 मेगाहर्ट्ज आपका आंसर। ये ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, आपको ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करना ही चाहिए। हमने ये मेन क्वेश्चन ये कैसे पूरा कॉन्सेप्ट हमारे लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, लेकिन जो भी ज़रूरत थी ये क्वेश्चन के लिए एक ही फॉर्मूला है। ईएसआर में तो एक ही फॉर्मूला आता है भैया, 2 फॉर्मूले आते हैं मेनली, लेकिन ये पहला फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच जी बीटा एच, दूसरा फॉर्मूला स्प्लिटिंग फॉर्मूला है, वो तो NMR से आपको पता है 2Na+1। चलो ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात खत्म हो गई, सिर्फ इतना नेट के लिए इनफ है, आप ये 2 फॉर्मूला अच्छे से पढ़ लेना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है भैया, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है। मैंने आपको लिखवाया था, पहले तो वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए सोल्व करने की। मैंने आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था? कार्बोनाइल की CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है ना, CO, कार्बोनाइल की CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। चलो ना, फिर भी एक बार आप तसल्ली के लिए लिख लो ना, फिर से लिख लो ना, कि जो कार्बोनाइल में CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आपको ग्रुप के हिसाब से याद रखनी है। सबसे ज्यादा किसकी आएगी भैया? सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी आती है? एसिड हेलाइड की। किसकी आती है? एसिड हेलाइड की। एसिड हेलाइड की कितनी होती है? CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। यहाँ CO स्ट्रेचिंग की ही बात होगी सभी में किसकी बात होगी? CO स्ट्रेचिंग की बात होगी। इसकी आती है 1850 के आसपास, अराउंड 1850 के आसपास, 1850 से 1870 के बीच में किसकी बात है? एसिड हेलाइड की आती है। दूसरी किसकी आती है? एनहाइड्राइड की। दूसरी किसकी आती है? एनहाइड्राइड की। एनहाइड्राइड यानी कि ऐसा होगा ना, ये एनहाइड्राइड हो गया, ये क्या हो गया भैया? एनहाइड्राइड। उसमें CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कहाँ पे आती है? उसमें CO स्ट्रेचिंग 1840 से 1800 के बीच में। एंड दूसरा पीक कहाँ पे आता है? ये पहला पीक इसके बीच में आएगा, दूसरा पीक 1780 से 1740 के बीच में आता है, ड्यू टू फर्मी रेजोनेंस। फर्मी रेजोनेंस के कारण यहाँ पे 2 पीक मिलते हैं। फर्मी रेजोनेंस क्या है वो भी हमने पढ़ा था। फर्मी रेजोनेंस में कह दूँ, सिर्फ रिवाइज करवा दूँ, एक की क्या होगी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, दूसरे का क्या होगा? एडजेसेंट ओवरटोन होगा। वो दोनों एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाएंगे, बाद में स्प्लिट हो जाएंगे। तो एक पीक में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कैरेक्टर आएगा, दूसरे पीक में क्या आएगा? ओवरटोन का कैरेक्टर आएगा, उसे हम फर्मी रेजोनेंस कहते हैं। तो फर्मी रेजोनेंस के कारण यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसी मिलती है। ये जनरली एसाइक्लिक की बात हो रही है, ये जनरली एसाइक्लिक की बात हो रही है। तीसरी बात यदि हम लिखे एनहाइड्राइड के, फिर कौन आता है भैया? फिर आता है एस्टर। फिर फ्रीक्वेंसी आती है एस्टर की, OR। एस्टर में कितनी होती है? 1760 से 1740 के बीच में आती है। 1760 से 1740 के बीच में एस्टर की फ्रीक्वेंसी आती है। फिर आता है कौन? हमारा एल्डिहाइड। फिर आता है हमारा एल्डिहाइड में CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। एल्डिहाइड में CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, CO स्ट्रेचिंग कहाँ पे आता है? 1750 से 1730 के बीच में आता है, 1750 से 1730 में। फिर आता है एसिड में CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कहाँ पे आती है? 1750 से लेके 1720 के बीच में आती है, 1750 से 1720 के बीच में। फिर हमारा आता है कौन? कीटोन। फिर आता है हमारा कीटोन भैया। तो कीटोन की कितनी आती है? 1720 से लेके 1700 के बीच में। और लास्ट में आता है हमारा एमाइड ग्रुप।
एमाइड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 1700 से 1670, 1700 से 1670 के बीच में एमाइड की फ्रीक्वेंसी होती है। ये एसाइक्लिक के लिए है, लेकिन फिर भी साइक्लिक होगा ना तो भी आपको याद रखनी है एक ही, चलो इधर मैं आपको लिखवा दूं, आपको एक ही बात याद रखनी है भैया। कौन सी बात? कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? ये इसको मैं आपको सबने लिख लिया होगा, इसको जाने देता हूं अभी। सबसे ज्यादा वेव फ्रीक्वेंसी किसकी आती है? ये बात आपको पता होनी चाहिए। सबसे ज्यादा वेव फ्रीक्वेंसी आती है एसिड हैलाइड की। साइक्लिक या एसाइक्लिक हो कोई भी, एसिड हैलाइड। CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की मैं बात कर रहा हूं। किसकी भैया? CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की। पहले आती है एसिड हैलाइड, फिर आता है एनहाइड्राइड, फिर आता है एस्टर, फिर कौन आता है हमारा? एस्टर, फिर कौन आता है हमारा? एस्टर के बाद आता है एल्डिहाइड, फिर आता है हमारा एसिड, फिर आता है हमारा कीटोन, फिर आता है कीटोन के बाद एमाइड, कीटोन के बाद क्या आएगा? एमाइड। तो अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे आपको देख लेना है, क्या आपके कंपाउंड में एसिड क्लोराइड है? 3 दिए हुए हैं। फ्रीक्वेंसी मत देखो, अभी फ्रीक्वेंसी नहीं देखनी, सिर्फ आपका मोलेक्युलर फॉर्मूला देखो, स्ट्रक्चर देखो, उसमें देखो एसिड हैलाइड है कहीं पे भी? नहीं है ना, एसिड हैलाइड नहीं है। फिर कौन आता है हमारे ऑर्डर में? एनहाइड्राइड। ये रहा एनहाइड्राइड, ये एनहाइड्राइड है ना, तो एनहाइड्राइड की सबसे ज्यादा है ना, ऐसा ऑप्शन ढूंढने की ट्राई कीजिए। सबसे ज्यादा यानी कि ए, तो थर्ड नंबर में क्या आएगा? ए आएगा, थर्ड नंबर में ए आएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाद में आप सेट कर लेना। फिर इस एनहाइड्राइड तो चला गया, एस्टर है कहीं? हाँ भैया, इधर रहा एस्टर, इधर रहा एस्टर। तो सेकंड नंबर में किसकी है भैया? बी की। तो सेकंड नंबर में क्या आएगा? बी आएगा, सेकंड नंबर में आएगा बी। बाकी तो एक ही बचा कीटोन, तो फर्स्ट नंबर में सी आएगा, फर्स्ट नंबर में क्या आएगा? सी। ऐसे ही ऑर्डर याद रख लेना है भैया आपको। ये रहा आपका ऑर्डर, ये आपको ऑर्डर याद रखोगे ना आराम से। पहला एसिड हैलाइड, फिर एनहाइड्राइड, एस्टर, एल्डिहाइड, एसिड, कीटोन और एमाइड। ये ऑर्डर आपको याद रखना है। आप सिंपल ये फंक्शनल ग्रुप से IR में स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देखो तो ये सिंपल है ना। आप जानते हैं एनहाइड्राइड प्रायोरिटी में सबसे आगे आता है, तो वो उसकी वेव फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। चलो आपको मालूम ही नहीं था कि उसकी वेव फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी है, लेकिन उतना मालूम था कि एनहाइड्राइड की सबसे ज़्यादा आएगी, तो वहाँ से सेट कर लिया आपने। तो आपको यदि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी याद होगी तो आप आसानी से IR का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, देखते रहना, हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।